हेलो माय बिजी बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आपकी जेआईआईबी की प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। मैम प्रिपरेशन तो अच्छी जा रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या हम सही प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं। डोंट वरी गाइज, अगर ऐसा ही कुछ आपके मन में ख्याल आया तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आप जेआईआईबी में बहुत अच्छे मार्क्स बहुत ही कम टाइम में गेन कर सकते हैं। जी हाँ, ये कैसे होगा मैम? ये आपको पता है, जेआईआईबी के लिए जब पेपर बनाता है आईआईबीएफ तो वो सब्जेक्ट को कुछ 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड करता है, और उन मॉड्यूल्स में कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो बहुत हाई स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं और कुछ बहुत लो स्कोर का। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि आरबीडब्ल्यूएम के लिए कौन से हाई स्कोरिंग मॉड्यूल्स हैं जिन्हें आपको कवर पहले करना है, ताकि आपकी स्ट्रैटेजी एक सही जगह जाए और आपको अच्छे मार्क्स मिलें। तो अगर आपको चाहिए कि आपके आरबीडब्ल्यूएम में 60 प्लस मार्क्स गेन हो जाएं, तो आपको हमारे साथ बने रहना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें हमारा पहला स्टेप क्या होगा? हमारा पहला स्टेप होगा उसका सिलेबस समझना। सिलेबस क्या है आखिर आरबीडब्ल्यूएम का? आरबीडब्ल्यूएम को आईआईबीएफ ने बाकी सभी सब्जेक्ट्स की तरह 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। 4 मॉड्यूल्स क्या हैं? मॉड्यूल ए, बी, सी एंड डी। तो मॉड्यूल ए में क्या कवर होता है मैम? मॉड्यूल ए में कवर होता है रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में क्या होगा? उसका इंट्रोडक्शन होता है। इसके अलावा रिटेल बैंकिंग के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कौन से बैंकिंग के बिजनेस मॉडल्स हैं जो वो फॉलो कर रही है, क्या वो प्रॉफिट्स बना पा रही है, और अगर वो प्रॉफिट्स बना पा रही है तो क्या वो राइट प्रॉफिट्स बना पा रही है जितने उसको बनाने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं हमारे मॉड्यूल ए में। देन हमारा आता है मॉड्यूल बी, जहां हम रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी किसकी? रिकवरी ऑफ लोन्स के बारे में जानते हैं कि भाई क्या क्या हमारी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस हैं जो हमें फॉलो करके हमारे लोन्स को रिकवर करना है, और कौन कौन से रिटेल बैंक के प्रोडक्ट्स हैं जो एक बैंक अपने कस्टमर्स को ऑफर करती है, क्या क्या सर्विसेज ऑफर करती है, वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे? हमारे मॉड्यूल बी में पढ़ेंगे। देन हम क्या पढ़ेंगे? मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी में क्या होगा? मॉड्यूल सी में हमारे होंगे सपोर्ट सर्विसेज, यानी कि वो सॉफ्टवेयर्स जो हमारी बैंक फॉलो करती है अपने कस्टमर्स से डील करने के लिए। इसके अलावा कौन कौन सी उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, कौन कौन से कोर्स वो फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे? मॉड्यूल सी में पढ़ेंगे। अच्छा, बैंक्स अब सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग का काम तो करते नहीं है, इसके अलावा वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की भी तरह एक रोल प्ले करते हैं। इसी के बेसिस पर हमारा बनता है मॉड्यूल डी। जी हाँ, तो मॉड्यूल डी में हम क्या पढ़ेंगे? मॉड्यूल डी में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में। और हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे किस तरह से हमें टैक्स प्लानिंग करनी है, क्या क्या टैक्स स्लैब्स हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और एक एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन प्रोवाइड किया गया है, जिसमें हमारा लैंडर अप्रेजल प्रोसीजर, वैल्यूएशन ऑफ रिटेल प्रॉपर्टी, इस तरह के कुछ चैप्टर्स कवर होते हैं। अब आप दोस्तों जान गए कि भाई हमारा सिलेबस क्या है, तो हमें ये भी जानना होगा कि हमें उस सिलेबस को किस तरह पढ़ना है। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है? हमें ज़रूरी है स्ट्रीमलाइन करना हमारे सिलेबस को। अब हम स्ट्रीमलाइन क्यों करेंगे, पहले हमें ये समझना है। तो स्ट्रीमलाइनिंग क्यों हमें करना है? क्योंकि हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। ये तो ज़रूरी है नहीं कि हमें एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर आए, लेकिन क्या ज़रूरी है कि हम पहले उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और हो पाए तो उसमें एक अच्छा स्कोर गेन कर पाएँ। तो उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। और उसके साथ में हमें अगर स्ट्रीमलाइन करेंगे हमारे सिलेबस को, तो क्या होगा? हम समझ पाएंगे हाई स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं, और हाई स्कोरिंग टॉपिक समझने से हमें ज़्यादा स्कोर्स गेन करने में हेल्प होगी एंड हमारा फोकस वहाँ पर रहेगा। इस वजह से क्या होगा? इससे हमें एक हेल्प होगी हमारे सिलेबस को थोड़ा सॉर्ट आउट करने में। काफ़ी ज़्यादा बिजी लाइफ हो, बैंक का इतनी थकान के बाद डेली पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसमें अगर सिलेबस भी इतना ह्यूज होगा तो ऑफ कोर्स आप लोग इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील करेंगे। उससे बचाने के लिए ये स्ट्रैटेजी आपको काम आएगी। अब दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि सिलेबस तो हमने समझ लिया क्या है, इसके बाद में हमारी स्ट्रैटेजी की सेकंड स्टेप क्या होनी चाहिए? हमें समझना होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आईआईबीएफ आपको देता है। तो किस तरह के क्वेश्चंस हमें देता है वो हमें कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हमारे क्वेश्चंस का लेवल होता है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहता है। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, ये तो मुझे डर लगने लगा।
नहीं, आपको डरना नहीं है। आपको समझना है कि ये लेवल हमने मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट क्यों माना है, क्योंकि क्वेश्चंस आरबीडब्ल्यू में मेजरली केस स्टडी बेस्ड आते हैं, जहां आपको एक बहुत बड़ा सा पैसेज दे दिया जाएगा, इसके बाद में 7 से 8 स्टेटमेंट्स का एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। 7 से 8 स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन, नहीं, डरना नहीं है। अगेन जैसा मैंने आपको बताया, आपको समझना होगा ये स्टेटमेंट्स इजी होते हैं, केस स्टडी इजी होती है, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत होती है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में ज़रूरी होता है टाइम मैनेजमेंट। कहीं ऐसा ना हो कि आप स्लो स्लो करते करते आपको एग्ज़ाम का सारे क्वेश्चंस तक ना देख पाएँ और 2 घंटे ख़त्म हो जाएं। दोस्तों, आपको पता है जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था। मैंने वहाँ पर देखा जो स्टूडेंट हर एक पेपर में 1 घंटे में कंप्लीट करके चले जा रहे थे, वो आरबीडब्ल्यूएम में नहीं उठे। आरबीडब्ल्यूएम में क्या ऐसा हुआ, वहाँ पर तो वो 1.5 आवर्स के लिए बैठे रहे। इसका क्वेश्चंस इतने लेंथी थे, वो क्या करते, क्वेश्चंस रीड करने में, उनको सॉल्व करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट की होती है। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, हम काफ़ी बार क्या करते हैं ना, मॉड्यूल ए से शुरू करते हैं, मतलब फर्स्ट जो भी हमारा चैप्टर होगा उससे शुरू करेंगे, देन हम जाएंगे मॉड्यूल बी की तरफ, देन सी, देन डी। या फिर कभी कभी हम क्या करते हैं, सभी स्टूडेंट्स हम लोग जाते हैं, पहले हम लोग मॉड्यूल डी से स्टार्ट करते हैं भाई, जो भी हमारा लास्ट चैप्टर है, देन फर्स्ट की तरफ जाते हैं। क्या ये एक सही स्ट्रैटेजी है? जी नहीं, ये एक बहुत गलत स्ट्रैटेजी है, ये आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी। आपको क्या करना है, आरबीडब्ल्यूएम में आपको मॉड्यूल बी सबसे पहले पढ़ना है, देन मॉड्यूल सी पढ़ना है, उसके बाद में मॉड्यूल डी, या फिर पहले मॉड्यूल बी, देन डी, देन सी एंड देन मॉड्यूल ए की तरफ जाना है। अच्छा, और इसके अलावा क्या करना होगा, इसके अलावा आपको समझना होगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस कौन से होते हैं टॉपिक्स? म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, एंड कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स, जिनमें हर साल आपको काफ़ी अच्छा वेटेज देखने के लिए मिल जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मॉड्यूल बी हमें पहले पढ़ना है? इसकी एक बात है कि जब आईआईबीएफ मॉड्यूल बी से क्वेश्चंस देता है तो उसका ऑन एन एवरेज 40 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। 45 मार्क्स के अराउंड, मतलब 35 से आपको 45 भी देखने के लिए मिल सकता है, 40 भी मिल सकता है। इतने क्वेश्चंस का आपका मॉड्यूल बी का ये रहता है वेटेज। देन आता है मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी, जिसमें अराउंड 25 मार्क्स का आपका वेटेज होता है, 25 मार्क्स का। देन आता है मॉड्यूल ए। अब मान लीजिए आपने पढ़ाई की मॉड्यूल ए से और बी से, तो आपके कितने मार्क्स आपने प्रिपरेशन किया? 50 मार्क्स का। क्या आपको 50 के 50 मार्क्स का रिटेन रहेगा? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। तो इसीलिए आपको समझना होगा कि कौन से मॉड्यूल्स पर आपको इस तरह फोकस करना है कि अगर आप कुछ रिटेन नहीं भी कर पाते हैं तो भी इजीली आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। इसके लिए आपको ये वाला स्ट्रैटेजी फॉलो करना होगा। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? सबसे पहले मॉड्यूल बी, देन सी या डी में से कोई एक, देन अगेन मॉड्यूल सी या डी में से कोई एक जो आपने नहीं चूज़ किया था पहले, एंड उसके बाद में मॉड्यूल ए। मैम ये तो समझ आ गया कि मॉड्यूल बी हमें पढ़ना है, देन सी, देन डी एंड ए, लेकिन मॉड्यूल बी में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं ये तो हमें पता ही नहीं है, ये तो चैप्टर ही इतना बल्कि है। कोई बात नहीं दोस्तों, ये भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर हम बात करें कस्टमर रिक्वायरमेंट्स की, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है आपका? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मैस्लो का थ्योरी, ठीक है, और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अगर हम बात करें मैस्लो थ्योरी पर, तो किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, 1 मार्कर के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। देन अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें हम रिटेल प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू देखते हैं, तो वहाँ से भी हमें 0.5 से 1 मार्कर के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे केवाईसी हो गया, ड्यू डिलीजेंस हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन अगर हम बात करें प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की, इसमें से आपको 0.5 से 1 मार्कर के अगेन क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। क्रेडिट स्कोरिंग में आपको CICs पता होनी चाहिए क्या होते हैं, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं 0.5 से 1 मार्कर के उसमें। देन रिटेल प्रोडक्ट जो हैं हमारे लायबिलिटी एंड एसेट्स,
इनमें से 2 मार्कर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, 1 मार्कर भी, और 0.5 मार्क्स की भी बन सकते हैं। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से भी आपको 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। देन इसके अलावा जिस तरह से हमारे एटीएम से रिलेटेड रूल्स होते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर बात आती है रेमिटेंस प्रोडक्ट्स की। रेमिटेंस प्रोडक्ट से मैम किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? आपसे सिंपली ना आरटीजीएस का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, और आपसे आरटीजीएस और नेफ्ट के बीच का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। तो इसमें से 0.5 से 2 मार्कर के किसी भी तरह के कुछ भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल रिटेल बैंकिंग का मेजर फोकस डिजिटल बैंकिंग है। तो अगर डिजिटल बैंकिंग उनका मेजर फोकस है तो उसका डिजिटाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन रोल ऑफ एआई क्या है बैंकिंग में, किस तरह हेल्प कर सकता है, इस पर 0.5 से 1 मार्कर के क्वेश्चन आपके चैटबॉट्स या किसी भी चीज़ पर आ सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाएंगे अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है। यहाँ आपको 2 मार्क्स के भी बहुत अच्छे और बहुत बड़े क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, और 0.5 मार्क्स के भी। तो यहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, आपको सभी चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज करके भी जाना है, ठीक है। दोनों चीज़ें करनी है, मेमोराइज भी करना है और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होनी चाहिए। MIS एक बहुत सिंपल सा और बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन इसमें भी आपको 0.5 से 1 मार्कर तक प्रिपरेशन करनी है। सिक्योरिटाइजेशन में भी आपका 2 मार्कर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन 1 मार्कर और 0.5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम मॉड्यूल बी तो समझ गए, मॉड्यूल सी एंड डी में क्या पढ़ना है? मॉड्यूल सी में भी आप देखिए MK IAS ये सारी चीज़ों से 0.5 मार्क्स से 1 मार्कर के इजी लेवल क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिलीवरी चैनल से काफ़ी लेंथी चैप्टर है, और काफ़ी लेंथी होने के बाद इसमें से 2 मार्कर क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी इज़ अगेन वेरी हाई। तो आपको ये करना है। फिर आपका डिलीवरी मॉडल्स आ गया, काफ़ी छोटा चैप्टर है, काफ़ी अच्छा इजी चैप्टर है। 0.5 से 1 मार्कर के क्वेश्चंस आ जाएंगे, सिंपल सा केस स्टडी आ सकता है, बहुत इजी सा। CRM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 0.5 से 1 मार्कर इसके हर टॉपिक पर आ सकते हैं। इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक कुछ भी पूछा जा सकता है। देन सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर रिटेल बैंकिंग, यहाँ से भी आपको 1 मार्कर के क्वेश्चन ज़्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं। देन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ से आपको अगेन 0.5 से 1 मार्कर के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। वेल्थ मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट में अगर हम देखेंगे तो इम्पॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, एडवांटेजेस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। PMS के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपके दोनों चैप्टर्स में कवर हो रहा है। PMS, इसके एडवांटेजेस, इसकी डिसएडवांटेजेस, PMS होता क्या है, ठीक है, कौन PMS बन सकता है, ये सारी चीज़ें कि भाई कोई पोर्टफोलियो मैनेजर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें एक सेबी की गाइडलाइंस भी है जिस पर से 2 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। देन टैक्स प्लानिंग, देखिए दोस्तों टैक्स प्लानिंग में ना अभी बजट आया है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो नए इनकम टैक्स स्लैब्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। RNOR क्या होता है ये पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन है कि भाई असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये व्हाट इज़ द फाइनेंशियल ईयर एंड व्हाट इज़ एन असेसमेंट ईयर, इनके ऊपर ना आपको 0.5 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है। तो वो आपको पढ़ना है। फिर बात करते हैं हम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो इसमें आपका क्या कवर हो रहा है, इसमें हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स आपको ना ही सिर्फ समझने हैं, उनको रटना भी है कि कितना प्रीमियम है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज कितनी होनी चाहिए, कौन कवर्ड है कौन नहीं कवर्ड है, अगर किसी के स्पाउस को इंश्योरेंस का क्लेम मिल सकता है या पैसे मिल सकते हैं तो वो कितने मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको, सारे फैक्ट्स अच्छे से पता होने चाहिए, सारी स्कीम्स की फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है एग्जाम में। देन अगर हम बात करें कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मॉड्यूल ए में क्या है, बहुत कम छोटा सा चैप्टर वो है मॉड्यूल, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इन 10 मार्क्स में भी अगर हमें एक स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है तो हमें समझना होगा कि रिटेल बैंकिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन से लेकर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन पर क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड और क्या आ सकता है और आ सकता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड MCQs। न्यूमेरिकल किस तरह के आएंगे मैम, टफ आएंगे, मैं नहीं सॉल्व कर सकता, नहीं टफ नहीं आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे। आपसे पूछ लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, आपको फॉर्मूला पता है, आप 1 मिनट में एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके 2 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपको सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए। प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि भाई प्रॉफिट क्या होता है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, क्या इनका डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मॉड्यूल डी एंड ई जो है हमारा, उसमें से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको ध्यान रखना है। मॉड्यूल ई क्यों लिखा है मैम आपने, मॉड्यूल डी होना चाहिए, नहीं। मॉड्यूल डी के बाद में ना एडिशनल रीडिंग मटेरियल है, जहाँ पर 3 से 4 चैप्टर्स हैं आपके जो आपको कवर करने हैं। इसमें भी लैंडर अप्रेजल मॉड्यूल और मॉर्गेज एडवाइस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस पर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट, ओके। चलिए, अब मैम सिलेबस तो समझ आ गया, ये भी समझ में आ गया कि कौन से मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पढ़ें कहाँ से, हमें तो यही नहीं समझ आ रहा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसकी एक स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक कौन सी है, मैकमिलन। मैकमिलन की कौन सी बुक, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की। मैम बहुत बल्कि बुक है, मुझसे तो पढ़ी ही नहीं जा रही है, इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स तो समझ ही नहीं आ रहे हैं, कैसे पढ़ें मैम, क्या करना है। डोंट वरी गाइस, इसके लिए यस ऑफिसर आपके लिए लेकर आया है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में हम क्या कवर करेंगे आपके लिए, क्रैश कोर्स में हम आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इजीली कवर करवाएंगे। मैम कितने का कोर्स होगा, कितने का भी नहीं, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री फॉर यू। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी क्लासेस करनी है। हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम हम क्लियर करवाएंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा जब आप हमसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको जाकर मॉक्स लगाने हैं। मॉक्स मैम कहाँ से लगाने हैं, किसी भी कोचिंग के आप मॉक्स खरीद सकते हैं, वहाँ से जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको ईजिली एग्ज़ाम में मार्क्स गेन करने में हेल्प हो जाएगी। आपको समझ आएगा आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है या नहीं। यस ऑफिसर भी आपको मॉक्स प्रोवाइड करता है, आप चाहें तो यस ऑफिसर के कोर्स भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या करना है, तो हम आपके लिए रिवीजन करवाएंगे एमसीक्यूज़ का। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो हम आपको एमसीक्यूज़ के लिए भी मैराथन सेशंस लेकर आएंगे, जो हमारे एग्ज़ाम से 1 वीक पहले स्टार्ट होंगे। इसमें हम आपको एमसीक्यूज़ क्लियर सॉल्व करवाएंगे, और अगर आपसे नहीं होते हैं तो हम आपको बताएंगे कि आपको वो एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरह की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसके अलावा आप यस ऑफिसर का डेली जो टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो करके वहाँ पर क्विज सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या होगा मैम, इसमें आपको हेल्प होगी ये समझने में कि आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी एक स्ट्रैटेजी तो समझ में आ गई है लेकिन एक स्केड्यूल नहीं बन पा रहा है और आपको क्लासेस करने की ज़रूरत है, तो आप यस ऑफिसर का सफलता बैच भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां हम आपको JIIB कोड यूज़ करने पर मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जैसा मैंने आपको यस ऑफिसर के टेलीग्राम चैनल के बारे में बताया, तो आप उसका लोगो देख सकते हैं, इसी लोगो वाले टेलीग्राम चैनल को आपको फॉलो करना है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आपको मॉड्यूल वाइज पढ़ाई करनी है, और आप आज हम लोगों को सब्सक्राइब करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बिलीव मी गाइज, अगर आप हमारे साथ बने रहे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर कराने के लिए हम अपना 100 and 200% देंगे। थैंक